जैसा कि प्रीवियस लेक्चर में हमने देखा था कि हम एक नया सब्जेक्ट टर्बो मशीन चालू कर रहे हैं, तो हमने इसके सिलेबस के बारे में डिस्कस भी कर दिया था। वो टर्बो मशीन हम क्यों चला रहे हैं इस बारे में भी आपको बता दिया था कि RS MSSB की JEE की तैयारी कर रहे हैं, तो उसके लिए हम इसको टर्बो मशीन पहला सब्जेक्ट ले रहे हैं। तो आपको मैंने कल सिलेबस बता दिया था कि नया टॉपिक कब, तो सिलेबस हमने बता दिया था आपको कि क्या क्या सिलेबस है हमारा RS MSSB JEE का, जिसमें टेक्निकल जो है वो 80 नंबर का है और नॉन टेक्निकल पार्ट जो है वो हमारा 40 नंबर का है, जिसमें से हम जो टेक्निकल जो बहुत वास्ट सब्जेक्ट है 80 नंबर का वो कवर करेंगे। तो हमने सबसे पहले चालू किया है कि टर्बो मशीन की शुरुआत करते हैं। टर्बो मशीन की बात हुई थी कि हम टर्बो मशीन चालू करेंगे, और इसके अलावा और भी सब्जेक्ट है जैसे सोम ये सब्जेक्ट भी चल रहा है। आपको अभी मोबाइल आई आइकन शो होगा जिसमें उसकी प्लेलिस्ट शो हो रही हुई, आप वहाँ से सोम के लेक्चर्स देख सकते हो। आपको अच्छा समझ में आएगा, बेसिक से समझा रखा है। बाकी होगा तो नेक्स्ट टाइम में जो भी नोट्स होंगे वो मैं आपको फ़ोटो सेंड कर दूँगा, या फिर इसमें ही वीडियो में ही पिक फ़ोटो दिखा दूँगा। आप वहाँ से ऐसे स्क्रीनशॉट ले लेना और उसको अपनी कॉपी में लिख लेना, ताकि ये आपके लिए दिक्कत नहीं करेगा। तो हम शुरुआत करते हैं कि हम टर्बो मशीन से। तो टर्बो मशीन का पहले तो हम एक बार आपको सिलेबस दिखा देते हैं कि सिलेबस क्या है। तो आपकी स्क्रीन पे अभी सिलेबस नज़र आएगा कुछ 5 सेकंड के लिए, फिर ये गायब हो जाएगा। हाँ, तो आपने सिलेबस देख लिया होगा, स्क्रीनशॉट भी ले ली कि हम जो टॉपिक वाइज है, जो भी टॉपिक चालू है टॉपिक वाइज सिलेबस कंप्लीट करेंगे, उससे ज़्यादा नहीं पढ़ेंगे क्योंकि ज़्यादा पढ़ना ज़रूरी नहीं है। और हर एक टॉपिक के बाद हम MCQ लगाएंगे उससे रिलेटेड, ताकि आपको वो जो चीज़ जो आपने पढ़ी है वो अच्छे से याद हो जाए और उसके क्वेश्चन कैसे आते हैं वो चीज़ भी आपको कंफर्म हो जाए। तो ये चीज़ होगी आपके MCQ की बात। तो शुरुआत करते हैं हम टर्बो मशीन से। तो पहली बात जो है टर्बो मशीन पहली बात तो ये है कि फ्लूइड मशीनरी का एक पार्ट है। टर्बो मशीन फ्लूइड मशीनरी का एक पार्ट है। टर्बो मशीन ये समझना ज़रूरी है। और टर्बो मशीन का जनरली मतलब अगर इसको हम 2 भागों में डिवाइड करते हैं, टर्बो मशीन का मतलब तो आप जानते होंगे, जो हर चीज़ को आसान कर दे वो मशीन होती है। और टर्बो का मतलब आप ये समझ सकते हैं कि अगर इसको ये एक लैटिन वर्ड है जिसका मतलब होता है स्पिन या व्हील, जिसका हिंदी में मतलब होता है घूमना। तो इसका अगर हिंदी में समझे तो कि जो घूमकर काम को आसान करते हैं, तो वो टर्बो मशीन। हाँ, तो यही चीज़ है टर्बो मशीन का। जनरली हम अगर डेफिनेशन देखें तो आप लिख लीजिए, और आपको मैं बता देता हूँ कि डेफिनेशन क्या है। इसको उसी से समझ में आ जाएगा आपको कि डेफिनेशन क्या है इसकी। तो लिख लीजिए कि टर्बो मशीन इज़ डिफाइंड एज एन डिवाइस दैट extract energy or impact energy to a continuously flowing stream of fluid। फिर से बोलूँगा मैं, टर्बो मशीन इज डिफाइंड एज एन डिवाइस that extract energy or impact energy to a continuously flowing stream of fluid by dynamic action of one or more rotating blades row। तो आपको ये जो इसकी इंजीनियरिंग की जो भी टेक्निकल इंग्लिश में जो अपने हमारे पास डेफिनेशन है वो मैंने आपको बता दी है। तो आपको ये समझ में नहीं आया होगा, तो मैं आपको इसको हिंदी में प्रॉपर्ली समझा देता हूँ
इसका मतलब क्या हुआ। तो ये जैसे मैंने एक ये ब्लेड है, ये है, इसके चारों ओर एक कैस्केड सिस्टम है, और एक एक इनलेट सिस्टम है जहाँ से वाटर या कोई भी फ्लूइड जाता है, और एक आउटलेट सिस्टम है जहाँ से वो चीज़ निकलती है। और ये जो पार्ट है ये रोटेट करता है। तो हमको क्या है कि दो चीज़ें पढ़ते हैं, एक तो टरबाइन होता है, एक होता है पंप। जनरली टरबाइन पंप एक तो वर्क हमें देता है जिसे हम टरबाइन बोलते हैं, जो हमारे लिए जो हमें वर्क हम जिस पर हमको वर्क करना पड़ता है उसका यूज़ हम बाद में कर सकते हैं। और पंप जो है वो हमें वर्क देता है अगर हम इलेक्ट्रिक मोटर से या इलेक्ट्रिक चीज़ से या जनरेटर से इसको चलाते हैं, तो ये हमें वर्क देगा और इस पर हमें वर्क करना पड़ेगा। ये इसका उपयोग हम फिर वापस अदर वर्क में कर सकते हैं। तो ये जनरली इसका मतलब होता है। तो मैं आपको डेफिनेशन के अकॉर्डिंग समझा देता हूँ ताकि आपको अच्छे समझ में आए। तो टर्बो मशीन इज डिफाइंड एज एक डिवाइस होता है, इज ए डिवाइस जो इम्पैक्ट जो क्या करता है, जो एग्जैक्ट एनर्जी और इम्पैक्ट एनर्जी टू अ कंटिन्यूसली फ्लोइंग फ्लूइड स्ट्रीम ऑफ फ्लूइड। तो मतलब क्या हुआ, या तो वो हमें एनर्जी देगा इम्पैक्ट करेगा। मतलब कि आपने एक एग्जांपल सुना होगा कि पंखुड़ी टाइप टरबाइन होता है और इस पर कोई फ्लूइड गिरता है तो एक तरह से टरबाइन ही मान लो इसको, तो ये घूमने लग जाता है। इसके घूमने से क्या होता है कि जो भी हमारी जो पास में लगी बैटरी होती है वो चुंबकीय फ्लक्स के कारण करंट चार्ज होने लग जाती है और हमें वो जो बैटरी होती है वो चार्ज होती है, तो इससे हमें इलेक्ट्रिकल मिलती है। ऐसे ही ये है कि हम फ्लूइड के थ्रू जो भी एनर्जी इम्पैक्ट हो रही है, इसके इम्पैक्ट इनके स्पेक्ट्रम को जो एनर्जी मिली है उसको हमने कन्वर्ट कर लिया। तो यही चीज़ है कि टर्बो मशीन का मेनली मतलब ही ये हुआ कि हम किसी भी चीज़ को घुमाकर फ्लूइड के थ्रू या उसमें जो ब्लेड है ब्लेड के थ्रू उसको घुमाकर हम उसे जो एनर्जी मिलती है और वो उस टाइप की एनर्जी को ही हम बोलेंगे टर्बो एनर्जी, और उस टाइप की मशीन को बोलेंगे हम टर्बो मशीन। तो ये आपको समझ में आ गया होगा, फिर भी मैं दोबारा समझा दूंगा अगर समझ में नहीं आता है। तो आपको मैं डेफिनेशन आपकी अभी पिक पे शो हो रही होगी, देख लेना, वो डेफिनेशन लिख लेना। आपको मैं एक काम आसान कर दिया मैंने कि अब मैं सिर्फ यहाँ पे समझाऊंगा और आपको जो भी नोट्स होंगे वो आपको एक इमेज शो हो जाएगी। उस इमेज से आप देख लेना और उसके नोट्स बना लेना। तो इससे आपका टाइम वेस्ट भी नहीं होगा और मेरे को लिखने की ज़रूरत नहीं पड़ेगी इतना, और आपको इजीली समझ में आ जाएगा। तो ठीक है ना। तो हमने टर्बो मशीन के बारे में जान लिया कि टर्बो मशीन होता क्या है, ये आपको समझ में आ गया होगा। तो एक तरह से कि अगर हम आपको एक एग्ज़ाम्पल शो होता है कि अब मैं आपको अभी एक पिक दिखा रहा हूँ जिसे बोलते हैं सेंट्रीफ्यूगल कंप्रेसर। इस टाइप की शो होगी आपको, आप देख लेना, उसमें अच्छे से समझा रखा है, अच्छे से इमेज शो है। तो उसी से आप समझ जाओगे। या फिर आपको घरेलू एग्जांपल देखो तो आपकी जो पानी की मोटर होती है वो भी एक तरीके से सेंट्रीफ्यूगल पंप ही होता है, क्योंकि उसमें सेंट्रीफ्यूगल फोर्स के जरिए वो वर्क करती है, इस वजह से वो सेंट्रीफ्यूगल पंप बोलते हैं। तो ये हम आगे पढ़ेंगे। तो एक और चीज़ पढ़ लेते हैं कि अब जो भी हम चीज़ पढ़ेंगे उसको डिटेल में समझेंगे। तो पहली बात तो यहाँ पंप का जिक्र हुआ, पंप क्या होता है। तो पंप का मतलब आपको तो पता ही होगा, जो भी लिक्विड को पंप करता है, जो भी लिक्विड को पंप करे या उसे खींचे या कहीं और भेजे तो उसे बोलेंगे हम पंप। ये डेफिनेशन होती है नॉर्मली। तो अगर जो पंप कर रहा है, जो लिक्विड को खींच रहा है या दूर फेंक रहा है, खींच रहा है दूर फेंक रहा है, इसमें एक प्रेशर अगर डिफरेंस करें कि भाई ये इतना प्रेशर 0.07 तक
अगर ये बार 0.07 बार तक ये प्रेशर क्रिएट कर दे तो इसे हम बोलेंगे जनरली फ़ैन। और अगर 0.07 से लेके 3 तक 0.3 बार तक अगर ये प्रेशर जनरेट कर देता है तो इसे यही चीज़ वो हो जाएगी ब्लोअर। आपने नाम तो सुना होंगे फ़ैन का, ब्लोअर का। और 0.3 बार से लेके से जितना भी अभाव है उसके ऊपर हिस्सा, वो सब चीज़ें आ जाती है हमारे कंप्रेसर में, क्योंकि कंप्रेसर बहुत ज़्यादा कंप्रेस करता है, इसलिए कंप्रेसर बहुत ज़्यादा हाईली प्रेशर क्रिएट करता है। तो अब हम पढ़ेंगे क्लासिफिकेशन। आपको समझ में आ गया होगा टर्बो मशीन क्या होती है और पंप क्या होता है, वो पंप किस हिसाब से प्रेशर चेंज होता है तो क्या बनता है, वो चीज़ भी आपको समझ में आ गई होगी। तो अब शुरुआत करते हैं हम क्लासिफिकेशन पर। तो ये आपको शो हो रहा होगा। तो क्लासिफाइड करें, मैं ये केवल लिख रहा हूँ, आपके इसमें इमेज शो हो जाएगी, आप वहाँ से देख लेना मैं किस हिसाब से कर रहा हूँ। तो मैं टर्बो मशीन जनरली देखा जाता है एक क्लासिफाई होता है केसिंग की डिज़ाइन, केसिंग के हिसाब से, मतलब कि कोई ढका हुआ है या नहीं ढका हुआ है। जैसे मैं इसको जनरली इंग्लिश में बोलेंगे हम श्रोडेड टाइप, SHROD श्रोडेड टाइप। और एक हो गया अनश्रोडेड टाइप। अनश्रोडेड टाइप होता है मतलब कि एक केसिंग का होगा, एक विदाउट केसिंग का होगा। तो आपको एक केसिंग और विदाउट केसिंग ये समझ में नहीं आ रहा होगा, तो मैं आपको एक छोटा सा एग्जांपल देता हूँ कि एक मान लो कि केसिंग मतलब कि जो चीज़ ढकी हो, ये ब्लेड है, ब्लेड को कोई चीज़ कवर कर रही है ताकि इसमें या तो पानी नहीं जावे, सेफ्टी के लिए पानी नहीं जावे, कुछ भी नहीं जावे। जैसे आपको घर में घरेलू मोटर देखते होंगे ना, तो वो इस टाइप से ढकी हुई होती है अंदर से, पानी नहीं जाने के लिए। अब सेकंड अनशोर्टेड मतलब बिना ढकी हुई, तो ये आपको नॉर्मल पता है कि पवन चक्कियाँ जो भी होती है, वाइंड्स मिल जो भी होती है, वो नॉर्मल अनशोर्टेड होती है। तो ये आपको समझ में क्या होगा। तो इसकी नॉर्मली इंग्लिश में डेफिनेशन ये हो जाएगी कि अब इफ़ द रोटेटिंग मेंबर इज इनक्लोज इन अ केसिंग या श्रोडेड, तो मतलब कि जो भी रोटेटिंग मेंबर पार्ट है वो किसी के अंदर ढका हो, या केसिंग में ढका हो, तो उसे ही हम बोलेंगे कि श्रोडेड टाइप। तो मैं आपको एक डेफिनेशन बोल देता हूँ पूरी, कि इफ़ द रोटेटिंग मेंबर इज इनक्लोज in a casing or shrouded in such a way that the working fluid cannot be diverted flow around the edge of impeller is called shrouded turbine। समझ में आ गया होगा। इम्पेलर जो पार्ट होता है वो जनरली रोटेट करता है, और इसका लगाने का मकसद यही होता है कि जो हमारा फ्लूइड जो हम जिसके लिए काम कर रहे हैं वो कहीं और चला गया, किसी और डायरेक्शन में ना जाए, इस वजह से हम इसको यूज़ करते हैं कि फ्लूइड कहीं और किसी और साइड में डाइवर्ट ना हो जाए, इस वजह से हम इसको यूज़ भी करते हैं। और यही काम इसका होता है कि भाई कि कहीं फ्लूइड हमारा कहीं और साइड में नहीं चले जाए, तो अगर जाएगा तो हमारे लिए लॉस होगा। हम ज़्यादा से ज़्यादा चाहेंगे कि हमको ज़्यादा से ज़्यादा एनर्जी मिले, तो इसके लिए इस टाइप से यूज़ किया जाता है। और पवन चक्की का तो आपको पता ही चल गया होगा कि जो विदाउट केसिंग का होता है उसमें जैसे तो एनर्जी हवा रहती है, तो हवा तो किधर भी जा सकती है, वो तो उसके हिसाब से डिसाइड कर देता है। तो ये आपको समझ में आ गया होगा। तो अब हम जो है अब एक दूसरे टाइप से क्लासीफाई करेंगे, क्योंकि इसके क्लासिफिकेशन भी अलग अलग टाइप से होते हैं, तो वो आपको समझने होंगे। तो एक है क्लासिफिकेशन हम रोटेटिंग मेंबर के हिसाब से करेंगे। एक क्लासिफिकेशन जो है हम रोटेटिंग मेंबर के हिसाब से करेंगे, रोटेटिंग मेंबर। और इसमें जनरली हम डायरेक्शन देखते हैं कि कौन सी डायरेक्शन होती है। एक तो होता है एक्सियल फ्लो मशीन, सेकंड होता है
मिक्स्ड फ्लो मशीन, मिक्स्ड फ्लो मशीन, और तीसरा जो होता है वो हमारा रेडियल फ्लो मशीन, जिसे हम सेंट्रीफ्यूगल भी बोलते हैं। ये मैं ऐसे ही लिख रहा हूँ, आपको ये इमेज पे शो हो जाएंगे क्या लिखा हुआ है। मैं यहाँ ऐसे लिख रहा हूँ क्योंकि लिखूँगा तो लेक्चर बहुत लंबा हो जाएगा, और लेक्चर लंबा हो गया तो फिर समझाने में आफत आ जाएगी। तो ये आपको पता चल जाएगा। एक्सियल फ्लो, जिसकी डायरेक्शन एक ही जगह हो, एक्सियल हो। एक्सियल मतलब किसी एक डायरेक्शन, या तो एक्स में घूमेगा, या वाई में जाएगा, या जेड में जाएगा, कोई चेंजेस नहीं होगा। और मिक्स फ्लो में जिसकी डायरेक्शन एक्सियल भी हो, कुछ एक्सियल हो, कुछ रेडियल हो, तो वो चीज़ होती है मिक्स फ्लो में। और रेडियल में तो पता ही है कि रेडियल डायरेक्शन हो। तो आपको ये चीज़ भी अगर कन्फ्यूज हो कि रेडियल डायरेक्शन क्या होती है, तो आप जनरली देखते हो कि कोई भी जैसे गोल गोल चीज़ें, यहाँ से पाइप जा रहा है और ये इधर से जा रहा है, इधर जा रहा है, तो यहाँ से पानी जाएगा तो कहीं ना कहीं ये रेडियली घूमा के फिर इधर आता है। तो ये ही डायरेक्शन जो जिस तरह से ये घूम रहा है ना, यही हमारा होता है रेडियल। तो इसे ही बोलते हैं हम रेडियल, जो कि हम अपने जो भी घर में जो मोटर होती है पानी की, तो वो चीज़ आपको पता है कि पाइप आता है, पाइप यहाँ से जाता है घूम घूम के, फिर हमारे ऊपर मोटर में जाता है। ये चीज़ जिसे हम जनरली सेंट्रीफ्यूगल पंप बोलते हैं, वो आपको मैं आगे और बताऊंगा, उसका और डिटेल में है सिलेबस में। तो ये हो गया हमारी बात। अब हम जो हमारा टॉपिक वाइज चल रहा है, तो हमारा टॉपिक जो नेक्स्ट टॉपिक जो आता है, उससे पहले समझने से पहले हमें एक चीज़ को समझनी होती है कि वर्क एब्जॉर्बिंग मशीन क्या होती है, और वर्क प्रोड्यूसिंग या वर्क डिलीवरिंग मशीन्स क्या होती है। वर्क एब्जॉर्बिंग मशीन और वर्क डिलीवरिंग मशीन, ये कई बार कंफ्यूज कर देता है। ये चीज़ होती क्या है? जो वर्क को एब्जॉर्ब करती है वो वर्क एब्जॉर्बिंग मशीन हो जाएगी, और वर्क को डिलीवर करेगी वो वर्क डिलीवरिंग मशीन होगी। पर इसका मेन, ये तो आपको समझ में आया बहुत खाली इसके नाम से, बट इसका एक्चुअल मतलब क्या होता है? एक्चुअल मतलब ये होता है कि जो हमारा फ्लूइड प्रेशर हो गया, या तो फ्लूइड प्रेशर हो, या जिसे हम फ्लूइड प्रेशर हो, या जिसे हम हेड भी बोलते हैं, या कोई एंथैल्पी हो, अगर उसमें इंक्रीमेंट जो भी इंक्रीज़ हो रहा है वो रेट इनलेट से आउटलेट की हो रहा है। जो इंक्रीज़ का जो है इनलेट से आउटलेट की हो तो इसको बोलते हैं हम वर्क एब्जॉर्बिंग मशीन। अगर यही जस्ट इसका अपोजिट साइड हो, मतलब कि जो भी हमारा इंक्रीमेंट हो रहा है वो आउटलेट से इनलेट की ओर हो, या उल्टा भी बोल सकते हैं कि डिक्रीमेंट हो रहा है इनलेट से आउटलेट की ओर, तो इस चीज़ को हम बोलेंगे वर्क डिलीवरिंग मशीन। ठीक है, आपको ये चीज़ डिलीवर कर रहा है, एक तरह से आप देख सकते हो आपकी टंकी में पानी जाता है तो वहाँ का कहीं ना कहीं प्रेशर कम होता है, और जो शुरुआत जो मोटर नीचे जो लगी होती है घर में उसका प्रेशर ज़्यादा होता है और ऊपर का प्रेशर कम होता है। तो वो एक तरह से वर्क डिलीवरिंग मशीन है, क्योंकि वो हमारा वर्क डिलीवर कर रही है, हमारा पानी उस टंकी तक पहुँचा रही है। तो आप उसका एग्जाम्पल लेकर भी इसको समझ सकते हो। वर्क एब्जॉर्बिंग का मतलब अगर इसका समझ में आ गया तो ये वैसे ही समझ में आ जाएगी। तो ये आपको समझ में आ गया होगा। तो अब हम जो भी हमारे बेसिक लॉ ऑफ गवर्निंग है वो पढ़ेंगे, क्योंकि हमारे सिलेबस में ये है बेसिक लॉ ऑफ गवर्निंग। मैं यहाँ पे स्पेलिंग मिस्टेक भी कर सकता हूँ क्योंकि मैं केवल लिख रहा हूँ, आपको मैं नोट्स प्रोवाइड कर दूँगा। तो पहला जो बेसिक लॉ ऑफ गवर्निंग में था, गवर्निंग में किसी भी गवर्न का मतलब क्या हुआ,
या तो राज करना है, सत्ता करना है, ये तो पॉलिटिक्स में हो गया। नॉर्मली गवर्निंग का मतलब कि वो मशीन कैसे चल रही है, उसका क्या प्रिंसिपल है, ये सब इस गवर्निंग में आता है। उसके क्या लॉ है जिसकी वजह से वो ये सब कर रही है। तो इसमें सबसे पहले जो लॉ आता है वो आता है प्रिंसिपल ऑफ कंजर्वेशन ऑफ मास। मैं छोटा लिख रहा हूँ, आपको दिख जाएगा, प्रिंसिपल ऑफ कंजर्वेशन ऑफ मास। ये तो आपको ही पता ही होगा कि मास नाइदर क्रिएटेड नॉट जनरेटेड, ये केवल एक फॉर्म से दूसरी फॉर्म में ट्रांसफ़र हो सकता है। ये आपको मालूम ही होगा कंजर्वेशन का मतलब। कंजर्वेशन का मतलब कोई भी चीज़ ना तो बनती है, ना ख़त्म होती है, ना डिस्ट्रॉय होती है, वो चीज़ केवल कन्वर्ट हो सकती है आपस में। तो ये कंजर्वेशन का मतलब ही होता है। तो इसको जो हम लिखते हैं ये जनरली आपको पता ही होगा कि मास क्या होता है। मास क्या होता है? मास होता है द्रव्यमान बटे आयतन, मास अपॉन वॉल्यूम क्या होता है, ये डेंसिटी होती है। तो हमको मास निकालना होता है, क्या करते हैं, मास बराबर होता है रो इंटू वी, ये हो गया। तो वी एक तरह से वॉल्यूम है, तो इसको हम ए इंटू एरिया इंटू वेलोसिटी भी कर सकते हैं। तो इससे हमारा क्या मिलता है कि रो वी सी कांस्टेंट है, इसे हम रो वन वी वन सी वन इक्वल टू रो टू वी टू सी टू भी बोलते हैं। ये जो हमारी इक्वेशन है इसे हम बोलते हैं कंटिन्यूटी इक्वेशन इन अ फ्लूइड, कंटिन्यूटी इक्वेशन इन फ्लूइड मशीन। इसे हम कंटिन्यूटी इक्वेशन ऑफ फ्लूइड मशीन, आपको नोट्स दिख जाएगा, आप वहाँ से देख लेना। तो ये जनरली हमारा बेसिक लॉ गवर्निंग का पहला रूल है, प्रिंसिपल ऑफ कंजर्वेशन ऑफ मास। इसमें मास ना तो क्रिएट होता है ना ही जनरेट होता है, केवल एक फॉर्म से दूसरी फॉर्म में ट्रांसफॉर्म होता है। और इसका जो ये है, इसको ही मास को हम मास बराबर ये होता है रो डेंसिटी इंटू वॉल्यूम को हम एरिया इंटू वेलोसिटी लिख सकते हैं। तो मास कंजर्व है तो m1 इक्वल टू m2 इज इक्वल टू m होगा। तो m1 क्या है, ये हो गया रो वन वी वन सी वन, रो टू वी टू सी टू इज इक्वल टू कॉन्स्टेंट। ये हमेशा चेंज होते रहेंगे, ना चेंज होंगे ना कुछ होंगे, इक्वल होंगे। तो ये हमारा पहला रूल है बेसिक लॉ ऑफ गवर्निंग का। तो अब हम दूसरा लॉ पढ़ेंगे, जिसका नाम है फर्स्ट लॉ ऑफ थर्मोडायनेमिक्स। दूसरा लॉ हमारा क्या है, दूसरा लॉ हो गया हमारा फर्स्ट लॉ ऑफ थर्मोडायनेमिक। तो ये हमारा फर्स्ट लॉ ऑफ थर्मोडायनेमिक है। तो फर्स्ट लॉ ऑफ थर्मोडायनेमिक तो आपको जनरली मालूम ही होगा, या आपने थर्मोडायनेमिक में अच्छे से पढ़ा होगा, फिर भी मैं आपको इसकी जानकारी दे देता हूँ। फर्स्ट लॉ ऑफ थर्मोडायनेमिक होता है क्या? फर्स्ट लॉ ऑफ थर्मोडायनेमिक को जनरली हम इस नाम से कंजर्वेशन ऑफ एनर्जी के नाम से जानते हैं। इज आल्सो नोन एज कंजर्वेशन ऑफ एनर्जी प्रिंसिपल के नाम से जानते हैं, एनर्जी प्रिंसिपल के नाम से जानते हैं, जिसका स्टेटमेंट क्या कहता है, जहाँ पे भी कंजर्वेशन आ जाता है वो समझ लेना कि वो ना तो बनेगी ना डिस्ट्रॉय होगी, वो केवल एक दूसरे में चेंज होगी। ये चीज़ का मतलब होता है। तो एनर्जी की बात हो रही है, तो एनर्जी ना तो क्रिएट होगी ना डिस्ट्रॉय होगी, वो केवल एक दूसरे में चेंज होगी, ये चीज़ इसका मतलब होता है। तो ये तो आपको समझ में आ गई होगी। तो इसको हम अगर स्टडी फ्लो सिस्टम के अकॉर्डिंग में देखते हैं कि इन स्टडी फ्लो सिस्टम में अगर इसको देखते हैं, स्टडी फ्लो या फ्लो स्टडी हो, उसमें कोई टाइम समय के साथ अपनी पोजीशन में कोई चेंज ना हो, तो उस टाइप का जो फ्लो होता है वो स्टडी फ्लो होता है।
जैसे कोई भी फ्लूइड बह रहा है, अगर इसकी पोजीशन यहाँ 2 सेकंड है, यहाँ पे जितना वेलोसिटी है उतना ही वेलोसिटी यहाँ पे भी है, तो इस टाइप का फ्लो, और उतने ही सेकंड के लिए, तो इस टाइप का फ्लो जो होता है वो स्टडी फ्लो होता है। आपको मैं थर्मोडायनेमिक में इसका अच्छे से बेसिक क्लियर कराऊंगा, स्टडी का मतलब क्या होता है, अनस्टडी का मतलब क्या होता है, उसमें आपको अच्छे से समझ में आएगा। तो हम इसको मैथमेटिकली देखा जाए तो जो भी हमारा हीट ट्रांसफ़र हुआ, HT जो हीट ट्रांसफ़र हुआ वो शाफ्ट वर्क, क्योंकि वर्क जो भी करते हैं वो माइनस में जाए, क्योंकि शाफ्ट में वर्क दे रही है, और इक्वल टू जो मास फ्लो है, मास फ्लो इनटू जो चेंज इन एंथैल्पी, एंथैल्पी में जो चेंज हुआ, प्लस काइनेमेटिक एनर्जी पर यूनिट मास और पोटेंशियल एनर्जी पर यूनिट मास। ये हम इसे मैथमेटिकली डिफाइन करते हैं। और आपके इसमें मैंने इमेज शो करा कि आप वहाँ से देख लेना। तो मैं जनरली इसे वो इस हीट ट्रांसफ़र जो भी हो इसको क्यू से लिखेंगे, W जो शाफ्ट वर्क है, और m डॉट जो भी मास फ्लो रेट है, डेल्टा एच एंथैल्पी में परिवर्तन, के ई काइनेटिक एनर्जी में परिवर्तन, और पोटेंशियल एनर्जी में परिवर्तन डेल्टा पी लिखते हैं। तो ये हमारा जो इक्वेशन हुई है, इसे ही हम इस इक्वेशन को हम एक और नाम से जानते हैं, स्टडी फ्लो एनर्जी इक्वेशन। ये हम थर्मोडायनेमिक में भी पढ़ेंगे, तो आप इसको याद रखना क्योंकि ये बहुत काम की है, सवाल आते रहते हैं इसके। और टर्बो मशीन में एक चीज़ ज़रूरी होती है कि जो भी हमारा वर्क है वो कंटिन्यूसली होना चाहिए। वर्क जैसे आपकी मोटर चल रही है, पानी जा रहा है, ऐसा नहीं हो कि पानी जो भी मोटर चल रही है यहाँ पे नीचे और आपकी टंकी यहाँ पे, तो जो भी पानी आ रहा है वो रेगुलर हो जाना चाहिए। ऐसा नहीं हो कि रुक गई हो तो वापस पीछे आ जाए, तो इससे तो मोटर ख़राब हो जाएगी। तो हमारे टर्बो मशीन में जो भी चीज़ चाहिए वो उसमें वर्क हमारा कंटिन्यूसली होना चाहिए, रेगुलर होना चाहिए, वो रुकना नहीं चाहिए। तो इसके लिए हमें ज़रूरी है कि वो जो कंडीशन है कि वो ऑपरेट होनी चाहिए सेम कंडीशन पे लंबे समय तक, लॉन्ग पीरियड के लिए। तो इसलिए हम इस टाइप के एनालिसिस को स्टडी फ्लो एनर्जी एनालिसिस पे ही लेते हैं, क्योंकि वो भी फ्लो जो है वो रेगुलर होता है, लंबे समय टाइम एक टाइम बाद कोई चेंज नहीं होता है उसमें, चाहे किसी कंडीशन में टाइम बाद चेंज नहीं होता है। इसलिए हम इसको स्टडी फ्लो एनर्जी इक्वेशन हमारे लिए ये स्पेशल होती है, इसको ही हम यूज़ करते हैं नॉर्मली कोई भी इक्वेशन बनाने में। ठीक है, आपको ये समझ में आ गई हुई। तो मैं और आपको दूसरा नियम है हमारा न्यूटन सेकंड लॉ ऑफ मोशन। फर्स्ट लॉ ऑफ हो गया था, सेकंड लॉ ऑफ थर्मोडायनेमिक, सेकंड लॉ ऑफ मोशन, ये जो हमारा नेक्स्ट टॉपिक है सेकंड लॉ ऑफ मोशन। तो मैं सोचता हूँ कि इसको बाद में बताऊँगा क्योंकि बहुत टाइम हो गया है, तो इसको हम नेक्स्ट टॉपिक में रहेंगे। और अभी इसमें मैंने कुछ शॉर्ट में बताया है, वो थोड़ी बहुत मिस्टेक करी ही है, तो मैं कल आपको अच्छे से समझा दूंगा इस टॉपिक को। उसका रिवीजन सेशन में दोबारा रिवाइज कर दूंगा ताकि आपको उसको वापस समझना नहीं पड़े। तो आपको कैसा लेक्चर कैसा लगा उससे, और हम सेकंड लेक्चर जो सेकंड लॉ ऑफ थर्मोडायनेमिक सेकंड लॉ ऑफ मोशन है वो हम नेक्स्ट क्लास में पढ़ेंगे। तो आपको लेक्चर कैसा लगा ये ज़रूर बताना कमेंट में, और क्या कमी है कमी ज़रूर बताना, क्योंकि इम्प्रूवमेंट धीरे धीरे ही होता है, एकदम से नहीं होता है। और मैं आपको जो भी पढ़ा रहा हूँ वो सिलेबस के अकॉर्डिंग ही पढ़ाऊँगा और कोई चेंज नहीं होगा। ठीक है, तो जो भी नए जने आए हो वो हमारे चैनल को सब्सक्राइब कर देना और बेल आइकन पे ज़रूर क्लिक कर देना, क्योंकि हमारे नए लेक्चर के लिए अपडेट जल्दी होता है, उसमें पता चलता है कि हाँ भाई लेक्चर डाला है, तो बेल आइकन पे भी क्लिक कर देना। ठीक है, और कमेंट करना ना भूलें। थैंक यू, बाय, थैंक यू मेरी क्या, गुड बाय।